मेरा नाम समीर है और मुझे मेरी उसी बहन की तरफ से कुछ बहुत ही अजीब तरह के खत मिल रहे थे जो दूसरे शहर में ब्याही गई थी। उसने मुझे कुछ वॉइस नोट्स भी भेजे थे जो भी काफी अजीब थे, जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान था। लेकिन फिलहाल मैं वहां जा नहीं सकता था। मुझे याद है कि मैंने उसके घर जाने का फैसला तब लिया जब मैं अपनी जिंदगी में सफल हो चुका था। लेकिन जब सामने का मंजर देखा तो हैरान रह गया। मैंने देखा कि वह अपने घर के बाहर आंगन में जमीन पर बैठी थी और उसके गले में एक लंबी, हम लोग बहुत गरीब थे। हमारे पास ना तो अपना मकान था, ना कोई कीमती चीज, और ना कोई ऐसा सहारा जो मुसीबत के वक्त काम आता। हमारे मोहल्ले में सब लोग हमें तरस की नजर से देखते थे। हमारी माँ हमेशा मेहनत करती रहती थी। हमारे पिता की एक छोटी सी दुकान थी जहां वह समोसे और पकौड़े तलते थे। मैं बचपन से ही उनके साथ खड़ा हो जाता था। मेरे हाथ छोटे थे, आवाज पतली थी, शरीर दुबला पतला था। लेकिन मैं ग्राहकों से बात भी करता था, चीजें पैक भी करता था, और बाकी बच्चों को देखकर दिल में एक अजीब सा दर्द होता था। वह खेलते थे, हंसते थे, स्कूल जाते थे, उनके बस्ते साफ होते थे, यूनिफॉर्म स्त्री किया हुआ होता था, जूते चमकते थे, और मेरे बदन पर एक ही कमीज होती थी जो हफ्तों तक नहीं धुलती थी। मैं रोज सुबह जल्दी उठता था, दुकान खोलने में पिता का हाथ बटाता था, शाम को थककर वापस आता था। हमारे घर में कुल 3 लोग थे, मैं, मेरी बहन और मेरे माता पिता। मेरी बहन मुझसे 10 साल बड़ी थी और माँ के साथ घर का काम करती थी। हमारे पास ना कोई टीवी था, ना पंखा। गर्मियों में झुलसती रातें होती थी और सर्दियों में फटे हुए लिहाफ। लेकिन मेरी सोच इन सब से अलग थी। मेरे ख्वाब किसी अमीर के ख्वाबों से कम नहीं थे। मैं चाहता था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, सफेद कपड़े पहनूं, लोगों की मदद करूं, इस मोहल्ले से निकलकर किसी अच्छे इलाके में रहूं। लेकिन मेरे पिता ने साफ कह दिया कि घर मुश्किल से चल रहा है, तेरी पढ़ाई के पैसे नहीं हैं। इनकार के बाद मैं बहुत रोया, लेकिन मेरी बहन ने मुझे दिलासा दी। उसने अपनी पुरानी किताबें निकाल कर दी। उसने माँ से सिलाई मशीन मांगी और कपड़े सिलना शुरू किए। शाम को थककर वह खुद भी ठीक से सो नहीं पाती थी, पर मेरी फीस भर देती थी। मैंने प्राइवेट एफए किया, घर के बर्तन धोकर, पानी भरकर, झाड़ू लगाकर, सारे काम करने के बाद पढ़ाई करता था। ना कोई मेज थी, ना कुर्सी थी, ना रोशनी थी, पर मैंने हार नहीं मानी और ऑफ ए के बाद बीए भी कर लिया। मेरी बहन की शादी की बात चली तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह हमेशा मेरे साथ रही थी। वह मेरी दुआओं की तरह हर काम में शामिल थी। लेकिन जब बात पक्की हुई तो पापा ने कहा कि रिश्ता बहुत अच्छा है, लोग अमीर हैं, लड़का शरीफ है, कोई सास नहीं है, कोई ननद नहीं है, एक बड़ा सा घर है जहां वह अकेली राज करेगी। मैंने कहा कि उसे इतना दूर भेजने की क्या जरूरत है। इस शहर से उस शहर की दूरी इतनी है कि वहां पहुंचते पहुंचते आधा दिन निकल जाता है। मेरी माँ ने भी मेरी बात का समर्थन किया। उसने कहा कि अगर वहां कोई परेशानी हुई तो हम तो पहुंचने से पहले कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन पापा अड्डे रहे। उनका कहना था कि अगर यहाँ रही तो किसी गरीब का रिश्ता आएगा और वह उम्र भर तंगी में रहेगी। मेरी बहन बिल्कुल चुप थी, पर जब उसकी आंखों में खुशी देखी तो मैं भी चुप हो गया। उसने कहा कि मुझे वह लोग पसंद हैं, वह लोग इज्जत से बात करते हैं, और मुझे लगता है कि मैं वहां खुश रहूंगी। शादी की तैयारियां हुई। सब कुछ सादा था, ना कोई जेवर था, ना कोई दहेज का ढेर था। एक छोटा सा ट्रक आया, बहन उसमें बैठकर चली गई। माँ उसे लिपटकर बहुत देर तक रोती रही। मैंने आंखों के आंसू पोंछे और खुद को संभाला। कुछ दिन बाद वह वापस आई। उसके चेहरे पर चमक थी, नए कपड़े थे, नया अंदाज था, पर दिल से वही नरम बहन थी। उसने मुझे गले लगाया, पूछा कि पढ़ाई कैसी चल रही है। उसने कहा, मुझे अलग कमरा मिल गया है, खिड़की खुलती है तो सामने बाग है, शाम को परिंदों की आवाज आती है। मैंने उसके चेहरे पर खुशी देखी तो दिल को सुकून मिला। पर कुछ ही महीनों बाद उसका आना बंद हो गया। फोन पर कभी कभी बात होती थी, फिर धीरे धीरे वह रिश्ता भी खत्म हो गया। आखिरी बार जब वह आई तो वह दिन बहुत बुरा था, क्योंकि हमारे पापा का देहांत हो गया था। वह आई, उसके साथ उसका पति भी था, पर वह खामोश थी, सिर झुकाए बैठी थी। माँ की हालत बहुत खराब हो गई थी।
वो चलने से लाचार हो गई थी, बिस्तर पर पड़ गई थी और मैं खुद को उस हालत में अकेला महसूस कर रहा था, जहां कोई सहारा नहीं था। मगर मेरी आंखों में अब भी वही सपने थे, वही जज्बा था, वही इरादा था। मैंने मुकाबले का इम्तिहान दिया और तैयारी भी खुद की। किसी कोचिंग सेंटर नहीं गया। किताबें उधार लाता था, रात को पढ़ता था, दिन में काम करता था और हर दिन एक नया चैलेंज था। मेरे साथ ना कोई उस्ताद था, ना कोई दोस्त, ना कोई रहनुमाई थी। सिर्फ एक माँ थी जो चारपाई पर लेटी रहती थी और आंखों से हौसला देती थी। और एक बहन थी जो अब सिर्फ दुआओं में शामिल थी। मैंने हर मुश्किल को सहा, हर रुकावट को पार किया, हर ताना सुना, हर दर्द झेला और खुद को इस उम्मीद पर जिंदा रखा कि एक दिन सब कुछ बदलेगा। एक दिन मैं भी इज्जत से जिया करूंगा। एक दिन माँ के लिए भी पंखा चलेगा। एक दिन घर में भी खुशबू आएगी और मेरे अंदर वह आग जलती रही जो गरीबी से नहीं बुझ सकती थी, जो महरूमी से नहीं दब सकती थी। और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। ये सब इतना आसान नहीं था। बीच में एक ऐसा वक्त आया जब मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं थे। मैंने हर तरफ हाथ पांव मारे, हर रिश्तेदार से बात की, दोस्तों से मांगा। कुछ लोगों ने वादा करके मुकर गए, कुछ ने साफ इनकार कर दिया। किसी ने यह कह दिया कि पहले भी तुम्हें 2 बार दे चुके हैं, अब क्या हर महीने तुम्हारे साथी बन जाइए। मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन पढ़ाई छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपनी माँ से बात की तो वह चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि फिक्र मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। उस रात जब मैं सोया तो मेरे दिल में एक बोझ था। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अगली सुबह मुझे बैंक से कॉल आई कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने माँ से पूछा तो उसने मना कर दिया कि उसने कुछ भेजा है। मैंने दोबारा जांच की तो भेजने वाले का नाम मेरी बहन का निकला। मैंने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन उसने बड़ी बेपरवाही से कहा कि हाँ, तुमने कहा था फीस की जरूरत है तो मैंने भेज दिए। मैंने पूछा कि कहाँ से भेजे, तो उसने कहा कि कुछ जमा था, वही था। मैंने उस वक्त ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन 1 महीने बाद जब वह कुछ दिनों के लिए आई तो उसने मुझे बताया कि यह पैसे उसने अपने गहने बेचकर भेजे थे। वो गहने जो उसके पति ने खास उसके लिए बनवाए थे, क्योंकि हमारी तरफ से शादी में हम कुछ खास दे नहीं पाए थे। वो बोली कि तुम्हारी पढ़ाई मेरी सारी खुशियों से ज्यादा कीमती है और तुम अगर किसी दिन बड़ा आदमी बनो तो यह गहने वैसे भी बहुत छोटे होंगे। मैं उसकी बात सुनकर गुमसुम हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पर उसने मुस्कुराकर कहा कि वह अपने भाई को कमजोर नहीं देख सकती। एक दिन वह मुझ पर भी फक्र करेगी। उसके बाद कुछ साल गुजर गए। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करता रहा। बीए के बाद मैंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। मेरे पास संसाधन नहीं थे। ना कोचिंग सेंटर जा सका, ना ऑनलाइन कोर्स कर सका, ना महंगी किताबें खरीद सका। लेकिन हौसला था, जज्बा था, इरादा था। मैं दिन में मेहनत मजदूरी करता और रात को रोशनी की कमी में भी पढ़ता। कभी मस्जिद के बरामदे में बैठकर, कभी किसी बंद दुकान के सामने, कभी रिक्शे के पीछे बैठकर मैंने हर जगह पढ़ाई की। हर पन्ना खुद समझा, हर सवाल खुद हल किया और फिर अल्लाह का करम हुआ। मेरा इम्तिहान अच्छा हो गया। इंटरव्यू में भी कामयाब हुआ और एक दिन ऐसा आया जब मुझे लेटर मिला कि आप असिस्टेंट कमिश्नर चुने गए हैं। उस दिन मैं देर तक माँ के कदमों में बैठा रहा और अपने पिता की वह पुरानी दुकान याद करता रहा जहाँ मैंने समोसे भी बेचे थे, बर्तन भी धोए थे। अपने उन अध्यापकों को याद किया जिन्होंने कभी मुझे किताब दी थी, कभी दिलासा दिया था, और उस बहन को जिसने अपने गहने बेचकर मेरे ख्वाबों को उड़ान दी थी। उसी दिन मैंने फैसला किया कि सबसे पहले मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा, क्योंकि जो भाई एक दिन फीस के लिए परेशान था, आज वह इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचा है, तो उसकी सबसे बड़ी खुशी उसकी बहन को होनी चाहिए। लेकिन ये सब इतना सीधा नहीं था। उस बहन के साथ कुछ अजीब बातें भी हुई थी। कुछ महीने पहले उसने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा था जिसमें वह रो रही थी और बार बार कह रही थी कि मुझे बचा लो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वह मैसेज डिलीट हो गया और उसकी जगह एक नया मैसेज आया जिसमें उसने लिखा कि मैं मजाक कर रही थी। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद एक और वॉइस मैसेज आया, वही शब्द,
वही डर, वही बेबसी की आवाज, और फिर कुछ पल बाद वह भी डिलीट हो गया और वही वाक्य लिखा गया कि मैं तो मजाक कर रही थी। मैं हैरान था क्योंकि वह ना कोई नादान लड़की थी, ना छोटी बच्ची थी, ना ऐसी थी जो बेवजह ऐसे मैसेज करती। मैं बहुत परेशान हो गया था और उस दिन से मैंने ठान लिया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद उसके घर जाऊंगा, देखूंगा कि हकीकत क्या है। इसलिए अब जब मुझे यह पद मिला था, तो मैंने तय किया कि मैं सीधे उसके शहर जाऊंगा और अचानक उसके दरवाजे पर पहुंचूंगा। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी होगी, एक सुकून होगा जो मुझे देखने को मिलेगा, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। मैंने अपनी सरकारी गाड़ी निकलवाई, 2 गार्ड साथ लिए। मैंने रास्ते के लिए फल, मिठाइयाँ, तोहफे तैयार करवाए। लेकिन सबसे खास चीज वह थी जो मैंने खास अपनी बहन के लिए तैयार करवाया था। 3 सोने के सेट, जिनमें एक वही डिजाइन था जो उसने एक बार मुझे तस्वीर में दिखाया था और कहा था कि यह मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मेरे पति ने कहा कि अभी पैसे नहीं है। मैंने वही डिजाइन मार्केट से ढूंढा और सोने में तैयार करवाया। अब मेरे पास इतने साधन थे कि मैं अपनी बहन के सपने पूरे कर सकता था। मैं उसके दरवाजे पर उस शान से जाना चाहता था कि जब वह पड़ोस में बताए कि मेरा भाई असिस्टेंट कमिश्नर है, तो सबको गर्व हो। मैं हर कदम पर सोचता जा रहा था कि वह क्या पहने होगी, वो कहाँ होगी जब अचानक दरवाजा खुलेगा और वह सामने आ जाएगी। उसके चेहरे पर जो मुस्कान होगी, वह मुझे मेरी सारी कामयाबियों से ज्यादा कीमती लगेगी। मैं बचपन से लेकर आज तक की सारी कुर्बानियां सोच रहा था। सारे दिन रात मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। मेरा दिल खुशी से बोझिल हो रहा था और रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। गाड़ी सड़कों पर दौड़ती जा रही थी। मैंने गार्ड से कहा कि जैसे ही शहर शुरू हो मुझे बताना, क्योंकि मैं खुद उसकी गली में जाना चाहता हूँ और उसे आवाज देनी है। उसको बाहर बुलाना है और कहना है कि देख बहन, तेरा भाई अब बड़ा आदमी बन गया है और तेरा शुक्रिया अदा करने आया है। मैं सुबह सवेरे शहर से निकला था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो या किसी मुसीबत की तरफ कदम बढ़ा रहा हूं। लेकिन माँ की याद ने कदमों को ना रोका और ना ही सोचों को थमने दिया। मैंने वह गांव पहली बार देखा था जहां मेरी बहन की शादी हुई थी। आसपास की दीवारें मिट्टी की थीं और कच्चे रास्तों से घूमता हुआ मैं एक पुरानी गली में दाखिल हुआ। मैंने एक दो राहगीरों से पूछा कि फलां आदमी का घर कौन सा है। उन्होंने उंगली के इशारे से मुझे सामने वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया। वह एक छोटा सा गेट था जो टीन की चादर से बना हुआ था और जिस पर जंग के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। दिल में अजीब सा शक था, पर मैंने कदम आगे बढ़ाए। दरवाजा थोड़ा सा धकेला तो खुल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने आंगन में एक चारपाई बिछी हुई थी और जो मंजर मेरे सामने था उसने मेरी रूह तक हिला दी, क्योंकि जिस उम्मीद से मैं माँ को देखने आया था, वो उम्मीद तो दूर की बात थी। मेरी बहन, जिसे मैं 1 साल पहले अपनी कजिन के पास छोड़कर गया था, उस हाल में मिली कि आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी बहन आंगन में पड़ी चारपाई के साथ जमीन पर बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर मिट्टी जमी हुई थी, चेहरा झुलसा हुआ था, हाथ पांव काले हो चुके थे और वह इस तरह बैठी थी जैसे कोई कैदी हो, जैसे किसी जानवर को बांध कर छोड़ दिया गया हो। मैं पास जाकर गौर से देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसके पांव में जंजीर बंधी हुई थी और वह जंजीर चारपाई के पाए से मजबूती से बांधी गई थी। मैं एक पल के लिए हैरान खड़ा रहा और अगले ही पल मेरे अंदर जैसे तूफान आ गया। मैं जोर जोर से चिल्लाया, ओए कौन है इस घर में? बाहर निकलो। तुम लोगों ने क्या जुल्म किया है मेरी बहन के साथ? तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं चिल्लाता रहा, किसी को पुकारने लगा, अपनी बहन के पति को नाम लेकर बुलाने लगा और फिर मेरी बहन ने मेरी आवाज सुनकर गर्दन उठाई और मुझे देखा। आंखों में आंसू लिए वह रोती हुई मेरे गले लग गई। मेरे कंधे पर सिर रखकर वह बिलक बिलक कर रोती रही, बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी, भाई तू आ गया, तू आ गया, मुझे यहाँ से ले जा, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और तसल्ली देने लगा, हाँ बहन, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा, अब कोई तुझे तकलीफ नहीं देगा।
इतने में अंदर से एक मध्यम उम्र की औरत निकली, जिसके चेहरे पर बेरुखी छलक रही थी। वो कहने लगी, कौन हो तुम जो इस तरह चिल्ला रहे हो और हमारे घर में घुस आए हो? मैंने कहा, यह मेरी बहन का घर है, मैं उसका भाई हूं और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। उस औरत के चेहरे से जैसे हवाइयां उड़ गईं। उसने धीरे से कहा, अच्छा, तुम हो उसके भाई? फिर तुरंत चेहरा संभालते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कहा, मैं की हालत देख चुका हूं, उसके पांव में जंजीर बंधी है। क्या यही सुलूक करते हो तुम अपनी बीवियों से? उसके पति को बुलाओ अभी। और फौरन मैंने अपनी बहन की जंजीर खुलवाई और उसे अपने साथ कमरे के अंदर ले गया, जहां उसे बैठाकर पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद मेरा बहनोई अंदर आया। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थीं, जैसे पहले से मालूम हो कि तूफान आने वाला है। मैंने सख्त लहजे में कहा, क्या हाल कर दिया तुमने मेरी बहन का? क्या इसे इसलिए ब्याह कर ले गए थे कि जानवरों की तरह सुलग कर सको? वह कहने लगा, भाई बात सुनो, ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और है। मैंने कहा, कौन सी बात है जो मेरी बहन की जंजीर से ज्यादा संगीन होगी? वो बोला, तुम चलो, अंदर बैठकर बात करते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मगर मेरी बहन भी हमारे साथ होगी। अब वह अकेली नहीं रहेगी। हम तीनों दूसरे कमरे में गए। मैंने दरवाजा बंद किया और सीधे उसे सवाल किया, अब मुंह खोलो, सच सच बताओ कि क्या मामला है, क्यों तुमने इसे इस हाल में रखा? वो खामोश हो गया, नजरें झुकाए बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद बोला, भाई मेरी मजबूरी थी, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारी बहन पागल हो गई है, दिमागी संतुलन खो बैठी है और वह घर में चीजें तोड़ती है, बच्चों को मारती है, खुद को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए हमें उसे बांधना पड़ा। उसने जैसे ही यह कहा, मैं गुस्से से बोल पड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आई या बहाना बनाने से पहले? क्या तुमने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया, कोई इलाज करवाया, किसी अस्पताल ले गए? वो चुप हो गया। मैंने कहा, यह सब झूठ है। अगर वह पागल होती तो मेरे सामने इस तरह की बातें नहीं कर रही होती। वो पूरी होश में है और तुमने उस पर जुल्म किया है। अब तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मैं तुम्हें कानून के दायरे में लाकर सजा दिलवाऊंगा और मेरी बहन अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। मेरी बहन ने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें दिखने लगी। वो एक बार फिर मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। अब कोई तुम्हें कैद नहीं करेगा। अब तुम आजाद हो। आखिरकार जब मेरे बहनोई ने बेशर्मी से मुंह भरकर कह ही दिया कि तुम्हारी बहन तो पागल थी, तो जैसे मेरे अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि कोई इंसान इतनी आसानी से किसी की इज्जत पर ऐसा इल्जाम लगा सकता है। मैंने अपने आप को संभालते हुए गुस्से में पूछा, वो पागल कैसे हो गई थी? जब तुम उसे अपने साथ लेकर गए थे तब तो वह बिल्कुल ठीक थी। ना उसके चाल चलन में कोई दिक्कत थी, ना दिमागी हालत में। फिर 2 ढाई साल में ऐसा क्या किया तुमने कि एक स्वस्थ बहन मेरी आंखों के सामने एक लाचार जंजीरों में जकड़ी हुई औरत बन गई? और यह औरत कौन है जो तुम्हारे घर में बेधड़क घूम रही है? क्या यह तुम्हारी पत्नी है? तुमने अपनी पहली पत्नी को कैद कर दिया और दूसरी शादी कर ली और उसे पति का हक भी नहीं दिया। जब मैंने यह सारे सवाल किए तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह बिल्कुल चुप हो गया, जैसे उसके शब्द ही छिन गए हों और वह घबरा गया हो। मेरी बहन अब भी सोफे के कोने में दुबकी बैठी थी। उसकी आंखों में डर और आंसू साफ नजर आ रहे थे। मैंने अपने गार्ड को इशारा किया कि फौरन जूस और कुछ खाने पीने की चीजें लाए। गार्ड बाहर गया और कुछ ही देर में एक ट्रे लेकर वापस आया, जिसमें जूस, बिस्किट और केक रखा था। मैंने प्यार से अपनी बहन से कहा, बहन कुछ खा लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। मेरे शब्द सुनकर वो रो पड़ी। उसने मेरे हाथ से गिलास लिया और धीरे धीरे जूस पीने लगी। उसकी कांपती उंगलियां और थरथराती आवाज बता रही थी कि वह किस जहन्नुम से गुजर कर आई है। जूस पीने के बाद जैसे उसमें थोड़ी जान आई और वह धीरे से बोलने लगी, भाई तुम्हें पता है यह मुझे किस रास्ते पर धकेलना चाहता था। ये कहता था कि मेरी एक पार्टी बहुत खास है, तुम्हें खुश करना है। मैंने मना किया तो इसने मुझे पीटना शुरू कर दिया, मारा पीटा और फिर एक कमरे में कैद कर दिया, जंजीरों में बांध दिया।
यह जो औरत तुमने देखी है, ये इसकी दूसरी पत्नी है जिसे इसने कुछ समय पहले घर में रख लिया है। इससे शादी भी नहीं की, लेकिन लोगों से कहता है कि यही मेरी असली पत्नी है। अब इसी के साथ दिन रात रहता है। मुझे जानवर से भी बदतर समझता है। जब मैं रो रो कर थक जाती तो यह कहता, पागल हो गई हो। और सबके सामने यही बोलता कि मैं मानसिक रोगी हूँ। जब मैंने मना किया कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, तो इसने कहा, तुम्हारा भाई अब तुम्हें लेने नहीं आएगा। तुम्हारी माँ मर चुकी होगी, तुम अब मेरी मिल्कियत हो, तुम्हारा कोई नहीं है। इसकी बातें सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह कैसा पति था, यह कैसा रिश्ता था। मेरी बहन की यह बातें सुनकर मेरा सब्र टूट गया। मैं तुरंत खड़ा हो गया और अपने बहनोई की गर्दन पकड़ ली। मैंने अपने साथ आए गार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने तुरंत अंदर आकर उसे पकड़ लिया और अब उसकी गर्दन गार्ड्स के हाथ में थी। वह मेरे सामने कांप रहा था। मैंने कहा, तुम जैसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें तो इबरत का निशान बना देना चाहिए। वह हकलाते हुए बोला, तुम्हारी बहन तो पागल थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। मैंने कहा, अगर तुम्हें लगता था कि वह पागल है, तो हमें क्यों नहीं बताया? उसे हमारे हवाले क्यों नहीं किया? क्यों उसे कैद में रखा? क्यों उसे मारा पीटा? क्या तुमने सोचा था कि वह अकेली है? उसका भाई कभी लौट कर नहीं आएगा। उसकी माँ मर चुकी होगी। उसके साथ कुछ भी कर लोगे, और जो तुम उसे गलत रास्ते पर ले जाना चाहते थे, उसके लिए तुम कौन होते हो? तुम्हें किसने यह हक दिया? मैंने कहा, तुम्हारा असली धंधा क्या है? तुमने घर को अड्डा बना रखा है। तुम्हारा असली चेहरा अब सबके सामने आएगा। तुमने सोचा था कि बच निकलोगे। अब मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लूंगा। मैंने तुरंत इलाके के एसएचओ को फोन किया और पूरी स्थिति बताई। उन्होंने तुरंत टीम भेजी और मेरे साथ पूरा सहयोग किया। जब पुलिस आई तो मैंने पूरी कहानी विस्तार से बताई और मोहल्ले वालों को भी इकट्ठा किया। जब उनसे बात की गई तो सबने गवाही दी कि इस घर से रोज मारपीट की आवाजें आती थीं और ये औरत पहले बिल्कुल ठीक थी। सबने बताया कि वह बाहर आती जाती थी, हंसती बोलती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से उसे किसी ने नहीं देखा, ना ही उसकी कोई आवाज सुनी। सबको यकीन हो गया कि उसे घर में कहीं कैद करके रखा गया है। पुलिस ने सबके बयान दर्ज किए और मेरे बहनोई को गिरफ्तार कर लिया। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कानून हरकत में आ चुका था। मैंने उसी वक्त अपनी बहन के तलाक के कागजात तैयार करवाए और उससे जबरदस्ती तलाक दिलवाई। वह भी मेरे असर और रसूख की वजह से चुपचाप दस्तखत कर गया और इस तरह मेरी बहन की जिंदगी का वह दर्दनाक अध्याय खत्म हो गया। जब हम अदालत से निकले तो मैंने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में मेरी बहन मेरे पास बैठी रही। वह बार बार मेरा हाथ पकड़ती और कहती, भाई तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैंने कहा, देर इसलिए हुई कि जब तुमने पुकारा तब मैं कुछ नहीं था। आज जो आया हूँ तो सब कुछ बनकर आया हूँ। अब तुम्हारी हर तकलीफ का बदला लूंगा और तुम्हें हर खुशी दूंगा। घर पहुंचे तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि उनका बेटा कुछ कीमती वापस लेकर आया है। मेरी माँ ने मेरी बहन को गले लगा लिया और हम सब अंदर चले गए। माँ को मैंने सिर्फ इतना बताया कि दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए थे, इसलिए तलाक हो गई। पूरी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी माँ का दिल यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वैसे भी मेरी बहन अब हमारे साथ है तो यही काफी था। मैंने फैसला किया कि अब मुझे इन दोनों औरतों की पूरी जिम्मेदारी उठानी है। मेरी माँ भी बीमार थी और मेरी बहन अभी मानसिक रूप से बहुत कमजोर थी। मैंने तुरंत घर का माहौल बेहतर करने का सोचा। एक बड़ा घर किराए पर ले लिया, जहाँ खुली हवा और सुकून मयस्सर हो। नौकरानी और बावर्ची रखे ताकि मेरी माँ और बहन को कोई काम ना करना पड़े और उनकी हर सुविधा का इंतजाम हो। मेरी वह दोस्त जिसे मैं पहले ही माँ के पास छोड़ आया था, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बन गई। मैंने उससे शादी कर ली और वह मेरी माँ और बहन का ऐसे ख्याल रखती जैसे वे उसकी अपनी माँ और बहन हो।
वह हर वक्त उनके साथ रहती, उन्हें समय देती, बातें करती और मेरी बहन को धीरे धीरे जिंदगी की तरफ वापस लाने लगी। मेरी बहन के चेहरे पर मुस्कान वापस आने लगी थी और माँ की तबीयत भी अब बेहतर हो रही थी। वह कहती थी कि जब से मेरी बेटी वापस आई है, मुझे जैसे नई जिंदगी मिल गई है। मेरे लिए अब जिंदगी का मकसद साफ था। मैंने खुद को अपनी माँ और बहन के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ उन्होंने दिन रात झेली थी, उसका मुआवजा कोई दौलत, कोई ताकत नहीं दे सकती थी। मैं चाहता था कि वह हर दिन खुश रहे, हंसे, जिए और कभी अपने अतीत को याद ना करे। मैंने ठान लिया था कि अब उनकी हर सांस सुकून में गुजरेगी। हम गरीब लोग थे ना, गरीबी ने नहीं, हमारी सोच ने हमें जलील कराया। हमने सोचा कि जिस आदमी से बहन की शादी की है वह अमीर है, तो सब ठीक रहेगा। बस यही तो मसला है हमारे समाज का। हम सोचते हैं कि जो इंसान अमीर है वही अच्छा है और जो गरीब है वह बुरा है। हम लोग इस सोच को नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं। हमारे बाद की पीढ़ी भी नहीं बदलेगी और अगली भी नहीं। लेकिन हम अपने हालात जरूर बदल सकते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा मेहनत करनी चाहिए ताकि वह अपने हालात बदल सके। क्योंकि यह बात एक सच्चाई है कि इस दुनिया में पैसे से ही इज्जत, सुकून और सारी सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं। सुकून पैसे में नहीं है, लेकिन जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा एक हकीकत है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी बहुत कठिन है, लेकिन अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो, इरादा मजबूत हो और दिल में यकीन हो, तो वह हर तूफान का सामना कर सकता है। मेरी बहन पर जो बीता, वह किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। उसके मासूम सपने टूट चुके थे, उसका भरोसा टूट चुका था, उसकी हंसी कहीं खो गई थी। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी बहन को इस अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर वापस लाऊंगा। उसे वह इज्जत दूंगा जो उसका हक है और वह सुकून दूंगा जो हर औरत को अपने पति के घर में मिलना चाहिए। मेरी बहन ने बहुत सब्र किया, बहुत सहा। उस पर जुल्म हुआ, उसे कैद में रखा गया, धोखा दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और मैंने भी उसकी आवाज बनकर, उसका सहारा बनकर उसके गुनहगार को सजा दिलवाई, उसका रिश्ता खत्म करवाया। और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसे एक नई महफूज और खुशहाल जिंदगी मिले। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारे जो उसे समझे, इज्जत दे और उसकी रूह पर लगे जख्मों पर मरहम रखे। मेरी माँ भी अब खुश है, उसकी आंखों में सुकून है, इत्मीनान है कि उसका बेटा और बेटी अब महफूज है। वह दिन अब चले गए जब हम लोगों के ताने सुनते थे, गरीबी का सामना करते थे और बेबसी के शिकार थे। आज मैं खुद मुख्तार हूँ, अपने फैसले खुद लेता हूँ और सबसे बड़ी बात यह कि मैं अपने अपनों का रक्षक हूँ। जिंदगी हमें आजमाती है, लेकिन हर आजमाइश हमें मजबूत बनाती है। हमें गिरकर उठना होता है, टूटकर फिर जुड़ना होता है और दर्द में भी मुस्कुराना सीखना होता है। मैंने ये सीखा कि हर मर्द बुरा नहीं होता, हर औरत मजलूम नहीं होती और हर रिश्ता कमजोर नहीं होता। बस हमें होश, समझदारी और हिम्मत से फैसले लेने होते हैं। अगर आपके आसपास कोई बहन, बेटी, दोस्त या रिश्तेदार तकलीफ में हो तो उसकी आवाज बने, उसका हाथ थामे, सच का साथ दें। क्योंकि अगर हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हो तो यह दुनिया बेहतर बन सकती है। अब मैं अपनी बहन के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, एक ऐसा इंसान जो ना सिर्फ उसके अतीत को समझे बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य को भी संवार सके। एक ऐसा मर्द जो उसे भरोसा दे, इज्जत दे और एक नई शुरुआत करने का हौसला दे। क्योंकि मेरी बहन दोबारा खुश रहने की हकदार है, सुकून की हकदार है, मोहब्बत की हकदार है। मैं बस ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कभी हार मत मानो, कभी झुको मत और कभी किसी के जुल्म को कबूल मत करो। हिम्मत से काम लो, हक़ के लिए लड़ो और अपने अपनों का साथ दो। क्योंकि अगर आपका दिल साफ है और नियत सच्ची है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखो, जिंदगी मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। जब किसी की दुनिया टूटती है, तो वह सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, दिल भी बिखर जाते हैं। मेरी बहन ने जिन हालात का सामना किया, वो किसी साधारण लड़की के बस की बात नहीं थी। एक तरफ धोखा, दूसरी तरफ अपनों की खामोशी और तीसरी तरफ समाज का ताना। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी।
मैंने अपनी बहन की आंखों में वह दर्द देखा है जो वह शब्दों में कभी बयां नहीं कर पाई। उसकी मुस्कान जो कभी घर की रौनक हुआ करती थी, अब जैसे कहीं खो गई थी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी मुस्कान वापस लाऊंगा। हर दिन मेरे लिए एक चुनौती था। समाजियों से ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि जिन लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने ही धोखा दिया। मेरी माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी, लेकिन जब मेरी बहन वापस घर आई, तब माँ ने पहली बार खुलकर सांस ली। उसने कहा कि जैसे उसकी खोई हुई जिंदगी लौट आई हो, और वही पल मेरे लिए एक नई शुरुआत था। मैंने खुद को अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। हमने कई बार गलत फैसले लिए क्योंकि हम सोचते हैं कि पैसे वाला इंसान ही अच्छा होता है। हमने यही सोचा कि अगर मेरी बहन की शादी एक अमीर आदमी से होगी तो वह खुश रहेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की अच्छाई उसके दिल में होती है, उसकी दौलत में नहीं। समाज का यह नजरिया कभी नहीं बदलेगा। हम बदल भी जाएं, लेकिन यह सोच आने वाली पीढ़ियों में भी बनी रहेगी। इसलिए मैंने यह तय किया कि कम से कम हम अपने हालात तो बदल सकते हैं, और हालात बदलने के लिए मेहनत जरूरी है। क्योंकि इस दुनिया में पैसा ही एक ऐसा साधन है जिससे इंसान जरूरतें पूरी कर सकता है, और जब जरूरतें पूरी होती हैं तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। मेरी बहन ने जो सहा, वह किसी कहानी का हिस्सा नहीं, एक डरावना सपना था। लेकिन उस सपने से निकलकर उसने हकीकत का सामना किया। उसने खुद को समेटा, खुद को संभाला और फिर से जीने की कोशिश की, और मैंने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। मैंने उस इंसान को सजा दिलवाई जिसने मेरी बहन की जिंदगी नर्क बना दी थी। मैंने कानूनी कार्रवाई की और समाज के सामने अपनी बहन को सिर उठाकर खड़ा किया। उसका रिश्ता तोड़ा, और अब उसके लिए एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं ऐसा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ जो मेरी बहन को सिर्फ एक पत्नी का दर्जा ना दे, बल्कि एक इंसान की तरह समझे, उसका सम्मान करे और उसके जख्मों पर मरहम रखे। एक ऐसा साथी जो उसकी आत्मा की थकान को समझे और उसे फिर से मुस्कुराने का हौसला दे, क्योंकि मेरी बहन फिर से खुश रहने की हकदार है। वह उस सुकून की हकदार है जो हर औरत को अपने घर में मिलना चाहिए। मेरी माँ की आंखों में अब सुकून है। वो जानती है कि अब उसका बेटा और बेटी सुरक्षित हैं। अब वह दिन चले गए जब हम लोगों के तानों से डरते थे, जब गरीबी हमें हर रोज तोड़ती थी। अब मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं अपने परिवार का रक्षक हूँ। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन अगर इरादा पक्का हो, दिल में विश्वास हो और साथ में अपनों की दुआ हो, तो कोई भी तूफान हमें गिरा नहीं सकता। मैंने यह भी सीखा कि हर आदमी बुरा नहीं होता, हर औरत कमजोर नहीं होती और हर रिश्ता बेकार नहीं होता। फर्क सिर्फ सोच और समझ में होता है। अगर आपके आसपास कोई बहन, बेटी, दोस्त या रिश्तेदार किसी तकलीफ में है, तो उसके साथ खड़े रहिए, उसकी आवाज बनिए, उसे अकेला मत छोड़िए। क्योंकि अगर हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हो, तो इस समाज को बदला जा सकता है। और यही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है, अपनों की खुशियों की रक्षा करना। मैं अब हर उस लड़की के लिए खड़ा होना चाहता हूँ जो समाज की बंदिशों में घुट रही है। मैं चाहता हूँ कि हर बहन को वह हक मिले, वह सम्मान मिले जो उसका अधिकार है। और यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर सच का साथ दें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और कभी हार ना माने। क्योंकि जिंदगी मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।